नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के 2025 की एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि किस जोन की कट ऑफ कितनी जा सकती है। दोस्तों जब से रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की डेट आई है, जब से लोगों को पता चला है कि 17 नवंबर से इसके एग्जाम शुरू होने हैं, अब 2 महीने का समय बचा है, तो कई ऐसे कैंडिडेट पढ़ाई करने के लिए उतर आए हैं जो साल भर से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे थे। और अब उनके मन में सिर्फ सबसे बड़ा एक ही सवाल चल रहा है कि टोटल इतने ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, 1,08,22,423 टोटल फॉर्म भरे गए हैं और हर एक जोन से लाखों की संख्या में फॉर्म भरे गए हैं। किसी किसी जोन में 400, किसी किसी जोन में 500, 600 तक कंपटीशन एक सीट के लिए रहने वाला है। तो हर एक कैंडिडेट यही सोच रहा है कि हमारे जोन में हमको कितना टारगेट लेके चलना होगा। और जो नए नए पढ़ने वाले स्टूडेंट अभी आए हैं एग्जाम डेट सुनकर, वो सोच रहे हैं कि हमें टारगेट कितना रखना होगा और मिनिमम कितना स्कोर इस एग्जाम में करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आपको कितना स्कोर इस एग्जाम में करना है। साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कौन से 5 डेंजर जोन हैं और कौन से 5 सेफ जोन रहने वाले हैं। और ये जो एक्सपेक्टेड हम कट ऑफ बता रहे हैं, ये टोटल 5-6 चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज़ है कि आपके जोन में वैकेंसी कितनी है। दूसरी चीज़ है कि आपके जोन में टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। तीसरी इससे निकल के आती है कि आपके जोन में कंपटीशन कितना रहने वाला है। ये चीज़ तो कोई भी निकाल लेगा, लेकिन इसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो है एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का लेवल। अगर आपका एग्ज़ाम का लेवल टफ आता है या फिर मॉडरेट आता है या फिर इजी आता है, इस चीज़ पे भी आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो डिपेंड करती है। साथ ही किस जोन में कितने पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं और कितने फालतू कैंडिडेट ने फॉर्म भरे हैं। इसके बाद अगली जो चीज़ होती है वो है नॉर्मलाइजेशन। क्या नॉर्मलाइजेशन कम इस बार मिलेगा या फिर 10-10, 15-15 नंबर, 20-20 नंबर का जो हर बार मिलता है, उसी तरह से अगर नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो इस चीज़ पे भी ग्रुप डी की कट ऑफ डिपेंड करती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं और हर एक जोन की आपको कट ऑफ बताएंगे, हर एक कैटेगरी की आपको कट ऑफ बताएंगे कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट को किस जोन से कितना टारगेट रखना होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको फुल प्रूफ के साथ सारी चीज़ें समझाने वाले हैं कि आपको मिनिमम कितना टारगेट रखना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले कट ऑफ देखने से पहले हमें ये देखना होगा कि हर एक जोन में वैकेंसी कितनी है। जिसके लिए मैंने आपको सामने सारी की सारी वैकेंसी और टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं और हर एक जोन में कंपटीशन कितनी रहने वाली है, सारी चीज़ों का डाटा मैंने निकाल के यहाँ पे लिख लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद में टोटल 4,672 वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 6,40,000 फॉर्म भरे गए थे। टोटल कंपटीशन इसमें एक सीट के लिए 136 रहने वाला है। इसके बाद इसी तरह अजमेर जोन, जिसे जयपुर जोन भी कहते हैं, जिसमें 1433 टोटल पोस्टें आई थी, 3,60,000 फॉर्म भरे गए हैं। टोटल 251 एक सीट के लिए कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं। इसके बाद बेंगलुरु जोन, जिसे हुबली जोन भी कहते हैं, इसमें टोटल सिर्फ 503 पोस्टें ही आई थी। इसमें 2,75,000 फॉर्म भरे गए हैं और इसमें एक सीट के लिए 546 कंपटीशन रहने वाला है, जो कि सेकंड हाईएस्ट हमारे हर एक जोन का रहने वाला है। इसके बाद है भोपाल जोन, जिसे जबलपुर जोन भी कहते हैं। टोटल 1614 वैकेंसी इसमें आई थी, 4,50,000 फॉर्म इसमें भरे गए हैं और एक सीट के लिए 278 की फाइट चलने वाली है। इसके बाद है भुवनेश्वर जोन, जिसमें टोटल 964 वैकेंसी आई थी, 2,65,000 इसके फॉर्म भरे गए हैं, 274 का कंपटीशन रहने वाला है। इसी तरह हमारा बिलासपुर जोन है, 1,337 वैकेंसी थी, 4,30,000 फॉर्म भरे गए हैं, 321 की फाइट चलने वाली है एक सीट के लिए। इसी प्रकार चंडीगढ़ जोन में 4,785 वैकेंसी थी, 11,60,000 फॉर्म भरे गए हैं, 242 का कंपटीशन एक सीट के लिए चलने वाला है। इसी प्रकार चेन्नई के लिए 2,694 पोस्ट के लिए 11,10,000 फॉर्म भरे गए हैं और 412 का एक सीट के लिए कंपटीशन रहने वाला है। इसी प्रकार गोरखपुर जोन में टोटल 1,370 पोस्ट थी, 3,60,000 फॉर्म मात्र भरे गए हैं, 262 का कंपटीशन एक सीट के लिए चलने वाला है। इसके बाद है गुवाहाटी जोन, जिसमें 2,048 सीटें हैं और इसमें 10,72,000 फॉर्म भरे गए हैं और 523 का कंपटीशन एक सीट के लिए रहने वाला है, जो कि थर्ड सबसे हाईएस्ट कंपटीशन यहाँ पे है। इसके बाद है कोलकाता जोन, जिसमें 1817 वैकेंसी के लिए 7,90,000 लगभग फॉर्म भरे गए हैं, 434 एक सीट के लिए फाइट चलने वाली है।
इसके बाद आता है मुंबई जोन, जिसमें 3244 पोस्टें थी, 15,60,000 लगभग फॉर्म इसमें सबसे हाईएस्ट फॉर्म भरे गए हैं। एक सीट के लिए 480 की फाइट चलने वाली है। इसके बाद है पटना, जिसे हाजीपुर जोन भी कहते हैं, इसमें टोटल 1251 पोस्टें हैं, 3,30,000 मात्र फॉर्म भरे गए हैं। एक सीट के लिए 263 का कंपटीशन रहने वाला है। इसके बाद है प्रयागराज, जो कि हमारा जोन है जिसमें मैं जॉब करता हूं, इसमें टोटल 2020 वैकेंसी हैं और 8,60,000 फॉर्म भरे गए हैं। एक सीट के लिए 425 का तगड़ा फाइट चलने वाली है। इसके बाद है रांची जोन, जिसे कोलकाता जोन के अंदर में भी रखा जाता है, इसे 1044 वैकेंसी आई थी, मात्र 1,80,000 फॉर्म इसमें भरे गए हैं। सबसे कम कंपटीशन इसी जोन में चलने वाला है, जो कि रांची जोन है, एक सीट के लिए 172। इसके बाद आखिरी बचता है हमारा सिकंदराबाद जोन, इसमें टोटल 1642 पोस्टें आई थी, 9,60,000 फॉर्म इसमें भी भरे गए हैं। सबसे हाईएस्ट जो एक सीट के लिए कंपटीशन है, ये फर्स्ट इसी में रहने वाला है। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा कंपटीशन सिकंदराबाद जोन में, सबसे दूसरा कंपटीशन हुबली यानी बेंगलुरु जोन में, तीसरा सबसे हाईएस्ट जो जोन है वो है गोरखपुर कंपटीशन के मामले में। तो ये हमने सारे के सारे जोन समझ लिए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ पे हाई कट ऑफ जा सकता है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कट ऑफ की, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ कहाँ की ज़्यादा जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी। अब आगे हम जो रियल चीज़ के बारे में वीडियो थी, इसके बारे में बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ आपकी किस प्रकार से जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप ये देख सकें कि आपके जोन में कितना कंपटीशन है। और साथ ही कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा है, और उस हिसाब से फिर आप अपनी कट ऑफ भी देख लेना। चलिए इसको हम साफ करते हैं और फिर बताते हैं कि इसकी जो कट ऑफ है वो किस प्रकार से और कितनी जा सकती है। दोस्तों, अब वो सारी चीज़ हमारे बोर्ड पे लिख के आ गई है, जिससे कट ऑफ का हम एनालिसिस कर सकते हैं और आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं। इसके लिए हमारी टोटल 5 चीज़ें डिपेंड करती हैं। सबसे पहली, किस जोन में कितनी वैकेंसी हैं। दूसरी, उस जोन से फॉर्म कितने भरे गए हैं, जिससे कि हमारा कंपटीशन निकल के आ सकता है। इसके बाद एग्ज़ाम का लेवल, कि एग्ज़ाम टफ पूछा जाएगा, मॉडरेट पूछा जाएगा या फिर इजी पूछा जाएगा। इसके बाद है कैंडिडेट की परफॉर्मेंस, किस जोन में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, किस जोन में कम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। इसके बाद आती है वो चीज़ जो कि सब कुछ बदल के रख देती है, वो है नॉर्मलाइजेशन। और जिसको नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं पता, उनको मैं बता दूं कि इस चीज़ से आपकी किस्मत बदल सकती है या फिर किसी भी कैंडिडेट की किस्मत बदल सकती है, जिस पर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन सबसे ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपने वैकेंसी देख ली होगी, कहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं, और मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप छोड़ दो, और ये दोनों चीज़ें डिपेंड नहीं करेंगी आपकी कट ऑफ को। और ज़्यादातर कैंडिडेट यही अंदाज़ा लगाते हैं और ज़्यादातर यूट्यूबर इसी चीज़ को देख के कट ऑफ बता देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको इन 3 चीज़ों के बारे में बताता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब ग्रुप डी का पिछली बार 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, इसके बाद 2019 की जो वैकेंसी आई थी उसका 2022 में एग्ज़ाम हुआ था। तो आपने देखा होगा कि जो एनटीपीसी, आरपीएफ, जेईएलपी टेक्नीशियन जितने भी रेलवे एग्जाम कराती है, उनमें से सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन 2018 की ग्रुप डी में ही पूछे गए थे। इसके बाद जो 2022-21 में एग्जाम रेलवे ने कराए थे, उसमें भी सभी एग्जाम के मुकाबले सबसे हार्ड क्वेश्चन 2022 की ग्रुप डी में ही पूछे गए थे। यानी कि ये बात तो तय है कि अदर एग्जाम से थोड़ा टफ क्वेश्चन ग्रुप डी में ये डाल देते हैं, जिससे कि अक्सर बहुत ज़्यादा बातों को फैलाया गया है कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी के लेवल का रखा जाता है एक मजाक के तौर पर। तो ये बात तो तय है कि इस बार का जो एग्ज़ाम होगा, जो 2025 में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी हम मान के चलेंगे कि ये मॉडरेट ही होगा। और जब ये मॉडरेट होगा तो फिर ये चीज़ आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करने वाली है। मान लीजिए कि आपका जो जोन है, जैसे कि पटना जोन है, तो पटना बिहार के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ये चीज़ आपको पता होगा। कुछ कैंडिडेट पटना बिहार से भी होंगे, उनको पता होगी वहाँ की कंपटीशन, तो यहाँ पे कंपटीशन तगड़ा रहेगा। दूसरी चीज़ है, एक प्रयागराज जोन है जहाँ के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। यहाँ के लोग भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे,
तीसरे बेंगलुरु जोन से जितने लोग फॉर्म भरते हैं वो भी अच्छे पढ़ने वाले कैंडिडेट होते हैं। इसके बाद एक जयपुर जोन है, वहाँ के भी पढ़ने वाले कैंडिडेट होते हैं। इसके बाद गोरखपुर जोन है, वहाँ के भी कुछ कैंडिडेट पढ़ने वाले अच्छे होते हैं। तो ऐसे कुछ जोन हैं जहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में देते हैं, और ज़्यादातर जो फॉर्म कैंडिडेट भरते हैं वो पढ़ाई करके ही एग्ज़ाम को देते हैं। लेकिन जितने भी फॉर्म अब तक भरे गए हैं इसमें से 80% जो फॉर्म हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से फेक कैंडिडेट हैं। वो ना तो कोई पढ़ाई करते हैं, ना ही चीज़ की तैयारी करते हैं, और ना उनकी पहले से तैयारी होती है। तो जो 1 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं इनमें सिर्फ आपके 1 करोड़ में से 20 लाख ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं। इस 20 लाख में से भी सिर्फ 5 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए सीरियस हैं। इन 5 लाख में से भी सिर्फ 2 लाख कैंडिडेट ही एग्ज़ाम की तैयारी सीरियस तरीके से कर रहे हैं। तो ये जो 1 करोड़ की कंपटीशन है ये सिर्फ 2 लाख कैंडिडेट में ही चलने वाली है, और आपकी जो कंपटीशन है ये सिर्फ 6 से 7 कैंडिडेट के उसमें ही रहने वाली है। तो दोस्तों मान लो कि यहाँ की जो परफॉर्मेंस है वो 20% कैंडिडेट ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। मान लो ये आप ही का जोन है और आपके जोन के 20% कैंडिडेट ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। इस चीज़ से ये पता चलता है कि मान लो पहले तो कुछ लोग एब्सेंट भी हो जाते हैं, तो बाकी के जो बचे हुए 80% कैंडिडेट हैं उन्होंने बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दी। और जब 20% सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और 80% तो जब 20% बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और 80% कैंडिडेट खराब परफॉर्मेंस देंगे, तो इन दोनों के जो मार्क्स हैं वो एवरेज निकाले जाते हैं। और जो भी एवरेज मार्क्स, मान लीजिए कि यहाँ का 40 एवरेज मार्क्स आया, वहीं जो अदर जोन है वहाँ पे पढ़ने वाले कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, और अगर वहाँ का एवरेज जो है अगर वो 50 आ गया या फिर किसी जोन का कम है तो 30 आ गया, तो जो ए जोन है इसको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा सिर्फ नॉर्मल मिलेगा, और जो ये वाले कैंडिडेट इस जोन के कैंडिडेट रहेंगे उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को नॉर्मलाइजेशन में मिल जाएगा। और जो ये वाले कैंडिडेट हैं जिसमें पढ़ने वालों की संख्या कम है इनका एवरेज गिर जाएगा और इनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये फ़ायदे में रहते हैं इस चीज़ के जो कि है नॉर्मलाइजेशन, और ये सारी चीज़ें फिर काम आती हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को किसी किसी जोन में 5 मार्क्स, किसी किसी जोन में 10 मार्क्स, किसी किसी जोन में 20 मार्क्स तक का बोनस मिल जाता है, जिसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट ने 60 स्कोर किया है, किसी ने 55 स्कोर किया है, किसी ने 65 स्कोर किया है, किसी ने 68 स्कोर किया है, तो अगर इसको नॉर्मलाइजेशन 5, 10, 20 कितने भी मार्क्स मिल जाता है, मान लीजिए कि अगर इसको 8 मार्क्स का भी रिजर्वेशन एक जोन के हर एक कैंडिडेट को मिलता है, तो इस तरीके से इनका स्कोर किसी का 76, किसी का 73, किसी का 63, किसी का 68 इस तरीके से निकल के आएगा। और यही जो मार्क्स होते हैं फाइनल कट ऑफ बनाते हैं, जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होते हैं। और ज़्यादातर कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैंने एक नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिटेल वीडियो बनाई थी, उसे जाकर आप देख सकते हैं और सारी चीज़ समझ सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि आपको टारगेट कितना रखना होगा अलग अलग कैटेगरी में। यूआर वालों के लिए कितना, ईडब्ल्यूएस वालों के, ओबीसी वालों के और एससी एसटी वालों के लिए कितना। चलिए बताते हैं इसको साफ करने के बाद। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको किस जोन के लिए कितना टारगेट रखना होगा। तो सबसे पहले हम यूआर वालों की बात करेंगे, इसके बाद हम ओबीसी वालों की बात करेंगे, इसके बाद हम ईडब्ल्यूएस वालों की बात करेंगे, इसके बाद हम एससी वालों की बात करेंगे, इसके बाद एसटी वालों की बात करेंगे, इसके बाद हम पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की भी बात करेंगे, इसके बाद हम लोग सीसीए वाले जो एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट हैं इनकी बात करेंगे। और खैर हमने सीसीए वालों का डाटा नहीं देखा है, ना ही पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट का, बाकी इनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम ऐसे ही बता देते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि किस जोन की कितनी कट ऑफ जाएगी एक्सपेक्टेड, अगर 2018 के हिसाब से एग्जाम आया, अगर 2022 के हिसाब से आया, या फिर जो अभी 2025 में एग्जाम चल रहे हैं उसके हिसाब से आया तो फिर। और ये जो मैं मार्क्स हैं ये मैं रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने भी मार्क्स हो सकते हैं, फिर उस हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी। लेकिन जो आपको टारगेट लेना है ये रॉ मार्क्स का लेके चलना है, मतलब कि आपके जो रियल मार्क्स आएंगे वो, बाकी जो किस्मत के मार्क्स मिलेंगे वो अलग। और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये डेंजर जोन वालों के लिए बता रहा हूँ, डी पहले से ही लिख देता हूँ। डेंजर जोन वालों के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ, बाकी जिनका सेफ जोन है वो इससे कम मार्क्स में ही सिलेक्शन ले जाएंगे। और कट ऑफ बताने के बाद आपको बताएंगे कि डेंजर जोन कौन से हैं और सेफ जोन कौन से हैं। वैसे तो मैंने पहले से ही लिख दिया है,
यूआर वालों के लिए अगर 2018 लेवल का एग्जाम आता है तो अगर आप 72 का स्कोर अचीव कर लेते हो, अगर 72 का टारगेट आप अचीव कर लेते हो तो 100% किसी भी जोन से सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपका 2022 के हिसाब से एग्जाम पैटर्न आया तो सिर्फ 68 मार्क्स भी अगर रॉ मार्क्स ले आओगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर 2025 के हिसाब से आपका एग्जाम आ रहा है तो फिर आपको 75 या इससे प्लस मार्क्स का टारगेट लेके चलना होगा, क्योंकि कितने इजी क्वेश्चन मैथ के और रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं ये आपने आंसर कीज में देख ही लिया होगा। जो ग्रेजुएशन लेवल का अभी जो एग्जाम हुआ था उसके भी बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं आए थे, तो इस हिसाब से आपको टारगेट यूआर वालों को लेके लिए चलना है। इसके बाद अगर ओबीसी वालों की बात करें तो जैसा 2018 में एग्जाम आया था उस तरह से अगर आता है तो आपको सिर्फ 68 का ही टारगेट लेके चलना है रॉ मार्क्स। अगर 2022 के जैसा पूछा जाता है तो सिर्फ आपको 65 का ही टारगेट लेके चलना है। लेकिन अगर 2025 के जैसा पूछा जाता है तो फिर आपको 72 या फिर इससे प्लस मार्क्स लाने ही लाने होंगे। डेंजर जोन वालों के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग ओबीसी वालों के एक आध मार्क्स कम ज़्यादा होते हैं, बाकी इनका सेम यही रॉ मार्क्स आपको टारगेट रखना होगा। इसके बाद एससी वालों की अगर हम बात करें तो ओबीसी से हमेशा 3-4 मार्क्स कम ही जाते हैं, तो इनका भी लगभग इसका 64, अगर 2022 के जैसा आया तो लगभग 60-61 के समथिंग, अगर 2025 के जैसा नया नया आया तो फिर आपको 67 या 68 के समथिंग इसमें टारगेट रखना होगा। इसके बाद अगर एसटी वालों की बात करें तो देखो एससी एसटी में ज़्यादा कोई फर्क रह नहीं गया है, क्योंकि पहले एसटी वाले जो शेड्यूल ट्राइब वाले कैंडिडेट हैं वो बहुत कम ऐसे कैंडिडेट थे जो पढ़ाई करते थे और एग्जाम में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट एसटी वाले भी पढ़ने लग गए हैं, तो एससी और एसटी में ज़्यादा अंतर आएगा नहीं। इनको 62 2018 के हिसाब से अगर एग्जाम हुआ तो टारगेट लेना होगा, 2022 के हिसाब से हुआ तो 59 टारगेट रखना होगा, अगर 2025 के हिसाब से हुआ तो लगभग 65 प्लस इनको स्कोर करना ही करना होगा। अगर पीडब्ल्यूबीडी वालों की बात करें तो पिछली बार की इनकी कट ऑफ 30 मार्क्स ही गई थी मैक्सिमम, 30 मार्क्स से लेके 35 मार्क्स तक इनकी कट ऑफ गई थी। तो अगर ये फिर से वही मार्क्स लेके आते हैं 2018 के हिसाब से, अगर 35 मार्क्स लाते हैं, अगर 2022 के जैसा हुआ तो 30 ही मार्क्स में इनके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। 2025 के जैसा हो रहा है अगर तो फिर आपको 40 के लगभग स्कोर करना पड़ सकता है। वही सीसीए वाले कैंडिडेट हैं जो अप्रेंटिस वाले, इनके लिए 20% का अलग से रिजर्वेशन मिलता है, तो बहुत ही कम कंपटीशन रहता है एक एक सीट के लिए, जितना कि पढ़ने वाले कैंडिडेट नॉर्मल छात्र हैं उसमें इनके बिना पढ़ने और पढ़ने वालों को मिलाकर कंपटीशन रहता है। तो इनकी जो कट ऑफ है पिछली बार इनकी भी कट ऑफ किसी किसी जोन की 35, किसी की 40, किसी की 32, 33 इस प्रकार गई थी, कहीं कहीं पे 30 भी गई थी। तो इनकी इस बार की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इनके जो मार्क्स हैं वो 2/3 तो इनके एनएससी सर्टिफिकेट के और 1/3 इनके सीबीटी मार्क्स के जोड़ते हैं। लेकिन अगर इनके दोनों के मिलाकर मान लो अगर आपके 70 मार्क्स बन रहे हैं 70%, और अगर सीबीटी में 70% से ज़्यादा स्कोर अगर ये लोग करते हैं तो फिर ये वाले मार्क्स इनके जुड़ेंगे, ना कि ये वाले, क्योंकि फिर अगर 75 इनका सीबीटी में ही आ जाता है तो फिर एनएसी का कोई मतलब नहीं बचता है और इसी से इनका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब कि ये ज़्यादा मार्क्स इनके काउंट किए जाते हैं इनकी कट ऑफ में। तो इनकी जो अगर 2018 के हिसाब से एग्ज़ाम होता है तो इनको लगभग 45 टारगेट रखना होगा। अगर 2022 के हिसाब से होता है तो फिर इनका सिलेक्शन 40 में ही हो जाएगा, लेकिन अगर 2025 के हिसाब से होता है तो इनको 50 स्कोर इससे ज़्यादा का ही टारगेट लेके चलना है और किसी भी बहकावे में नहीं रहना है। जितनी मैंने कट ऑफ बताई है ये आप मान के ही चलना, और बाकी मैंने एग्ज़ाम का लेवल बता ही दिया है। मान लो अगर मॉडरेट मानते हैं 2018 के हिसाब से तो ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है, और ये डेंजर जोन वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा रॉ मार्क्स की कट ऑफ नहीं जाएगी, और ये रॉ मार्क्स की कट ऑफ है। नॉर्मलाइजेशन कितना होता है ये किस्मत पे डिपेंड करता है, मैंने पहले ही ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि मैं एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ कि आपको टारगेट कितना रखना है। तो दोस्तों ये हमारी कट ऑफ की बात हो गई, अब आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी कितना आपको टारगेट लेके चलना है। अपनी जो बेंच है, टेबल है जहाँ से आप पढ़ाई करते हो, वहाँ पे लिख लो कि इतने मार्क्स का टारगेट रखना है, और आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगा के भी देख लेना क्या इतना स्कोर आपका आ रहा है, क्या इतना स्कोर आप एग्ज़ाम टाइम तक कर पा रहे हो, सारी चीज़ें आप देख लेना। बाकी अगर आपको कट ऑफ बुरी लगी हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें पहले ही आपको समझा दी हैं कि किन किन बातों पे कट ऑफ डिपेंड करती है। एग्जैक्ट कट ऑफ जो भी टीचर बताएगा वो बेवकूफ़ माना जाएगा। सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, अब एक ही चीज़ रह गई है कि कौन सा जोन डेंजर है, कौन सा जोन सेफ़ है। मैंने पहले से ही लिख दिया था, जिस जोन के आगे एस लिखा हुआ है वो सेफ़ जोन है,
जिस जोन के आगे डी लिखा हुआ है वो डेंजर जोन है। देखिए यहाँ पे अहमदाबाद जोन है, ये सेफ जोन रहने वाला है। भोपाल जबलपुर जोन भी सेफ रहने वाला है। चेन्नई जोन भी सेफ रहने वाला है। मुंबई जोन जो कि सेंट्रल रेलवे मुंबई है वो भी सेफ रहने वाला है। और ये वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन ही होता है जिसे अहमदाबाद जोन कहते हैं। इसके बाद जो मुंबई जोन हो ही गया है, इसके बाद जो रांची जोन है कोलकाता जोन के जो अंदर आता है वो भी सेफ रहने वाला है। लेकिन जो डेंजर जोन रहने वाला है वो सबसे पहला रहने वाला है पटना जोन। कहाँ गया है? पटना जोन सबसे पहले। इसके बाद रहने वाला है चंडीगढ़ दिल्ली जोन। इसके बाद रहने वाला है बेंगलुरु हुगली जोन। इसके बाद रहने वाला है गोरखपुर जोन और इसके बाद रहने वाला है प्रयागराज जोन। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं एक्साइट हो जाता हूँ। कट ऑफ का आपको कैटेगरी वाइज टारगेट कितना रखना है और कौन सा जोन डेंजर है और कौन सा सेफ रहने वाला है, और डेंजर जोन वालों के लिए ही कट ऑफ बताई है। बाकी सेफ वालों की इससे बहुत ज़्यादा कम ही जाएगी, बाकी ज़्यादा कट ऑफ में अंतर रहता नहीं है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी। बहुत ज़्यादा मेहनत इस वीडियो को बनाने में लगी है, पूरा दिन लग गया है मुझे सारी चीज़ें कैलकुलेट करने में और सारी चीज़ें आपको बताने में। बाकी अगर आप इस चीज़ पे ट्रस्ट करते हो तो आप ट्रस्ट कर सकते हो, नहीं करते हो तो और भी वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई हैं, उन सारी वीडियो को देखने में आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको ये सारी वीडियोज़ अभी नहीं देखनी चाहिए। आपको ध्यान देना है तो सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर। मैंने वीडियो बना दी हैं, जो स्ट्रेटजी है उसकी भी बना दी है। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं सारी चीज़ें, जितना भी स्टडी मटेरियल है, जितने भी PDF हैं, बुक्स की PDF हैं, जितने भी लिंक्स नोटिफिकेशन वगैरह जो जो इम्पोर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ। उसको आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। मैंने सारे जितने भी यूट्यूब की प्लेलिस्ट हैं जो कि फ्री रहती हैं, चाहे वो मैथ की हो, रीजनिंग की हो, स्टैटिक GK की हो या फिर जो पॉलिटी है उसकी हो, मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी है। वहाँ से जाके आप फ्री में पढ़ सकते हो। शॉर्ट में वो सारी चीज़ें हैं। बाकी जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो अभी कल बनाई थी, उससे जाकर आप वो टॉपिक पढ़ के अपनी शुरुआत कर सकते हो और 2 महीने में भी अपनी सिलेक्शन की ओर आप जा सकते हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। बहुत ज़्यादा मेहनत इस वीडियो में बनाने में लगी गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर कोई डाउट मन में रह गया हो तो कमेंट में लिख देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले जो अपडेट हैं वो आपको मिलते रहें। बाकी सारी चीज़ों में आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ स्टडी पे ध्यान देना है। बाकी मैं आपके साथ हूँ, आपको हर एक चीज़ के बारे में अवेयर करता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।